हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हिस्ट्री टीचर अरुण तिवारी आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। आज हमारी क्या चर्चा होगी? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। मित्रों, इस टॉपिक के तहत हम लोग यूरोप की 5 व्यापारिक कंपनियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। कितने? 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संदर्भ में ही क्यों चर्चा करेंगे? क्या भारत सिर्फ 5 ही यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आई थीं? तो इसका उत्तर है नहीं। 5 नहीं, अपितु 500 व्यापारिक कंपनियां भारत आई थी, उससे अधिक ही आई थी। हम 5 का ही अध्ययन इसलिए करेंगे क्योंकि इतिहास की दृष्टि से वही मात्र 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां महत्वपूर्ण है। सवाल ये उठता है कि क्यों ही 5 महत्वपूर्ण है, 5 से अधिक क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? तो उसका सीधा सा उत्तर है कि इतिहास विषय के तहत सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। महत्वपूर्ण घटनाओं का आशय उन घटनाओं से है जिनके परिणाम स्वरूप मानव जीवन तथा उसके समाज पर परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न हो। अब 5 के अतिरिक्त जो अन्य व्यापारिक कंपनियां भारत आईं, उन्होंने भारतीयों के जीवन और उनके समाज पर कोई परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न नहीं किया, इसीलिए हम उनका अध्ययन नहीं करते। लेकिन जो हम 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की चर्चा करेंगे, उन 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने हम भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्त प्रकार के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न किया। इसीलिए हम उन 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का ही अध्ययन करेंगे। मित्रों, इन 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंधित जो आपके सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम 3 सरल प्रश्न बनते हैं वो ये हैं कि उनकी स्थापना से संबंधित प्रश्न आपका बनता है। स्थापना। आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे कोई 4 विकल्प देता है। एक प्रश्न होता है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से कौन सर्वप्रथम स्थापित हुई थी, या कौन सी सबसे पहले स्थापित हुई थी। ऐसे ही इसी स्थापना से संबंधित एक अन्य प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी सबसे बाद में स्थापित की गई थी। और कभी कभी ऐसा करता है कि 2 या 4 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का नाम दिया और कहता है कि इनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करिए। यही 3 प्रकार के प्रश्न इन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन से संबंधित भी बनते हैं। भारत आगमन से संबंधित बनते हैं। और तीसरा प्रश्न ऐसे ही भारत से प्रस्थान के संदर्भ में भी ये प्रश्न बनते हैं, क्योंकि देखिए, ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां यूरोप में स्थापित हुई थी, उनके अपने मूल देश में स्थापित हुई। स्थापना के पश्चात ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आती हैं, भारत कुछ वर्षों तक रहती हैं और कुछ वर्षों के पश्चात ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां मजबूरन भारत छोड़कर भारत से प्रस्थान कर जाती हैं, वापस चली जाती हैं। तो इन तीनों प्रकार के प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्थापना का क्रम देखें। कौन सा क्रम देखेंगे? स्थापना का क्रम। स्थापना का क्रम यानी कि किस क्रम में ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां यूरोप में स्थापित हुई थी। तो मित्रों, जो सबसे पहली यूरोपीय व्यापारिक कंपनी स्थापित हुई वो है पुर्तगाली।
यानी पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी सबसे पहले स्थापित हुई, जिन 5 का हम अध्ययन करेंगे। और ये यूरोप पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी स्थापित हुई थी 1498 ईस्वी में। जो नंबर 2 पर स्थापित व्यापारिक कंपनी है उसका नाम है ब्रिटिश। और ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। उसके बाद स्थापित हुई डचों की व्यापारिक कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। उसके बाद मित्रों डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और सबसे लास्ट में इन 5 में स्थापित हुई फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी। और मित्रों ये फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुई। मित्रों ये रहा इन 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की स्थापना का क्रम। हम आपको बहुत क्लियर बता दें, ये जब व्यापारिक कंपनियां स्थापित हुई थी ये अपने अपने देशों में स्थापित हुई हैं। जैसे ये पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी 1498 ईस्वी में स्थापित हुई, तो स्थापना इसकी पुर्तगाल में हुई है, अभी इसका भारत से कोई संबंध नहीं था। उसी प्रकार से ब्रिटिश कंपनी ब्रिटेन में स्थापित हुई, डच कंपनी नीदरलैंड या हॉलैंड में स्थापित हुई, डेन कंपनी डेनमार्क में स्थापित हुई, और फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी फ्रांस में स्थापित हुई। अभी इन व्यापारिक कंपनियों का भारत से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इन व्यापारिक कंपनियों की स्थापना का यह क्रम है। अब हम लोग जो दूसरी लिस्ट देखेंगे वो इन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का क्रम देखते हैं। क्या देखेंगे? भारत आगमन का क्रम। भारत आगमन का क्रम। अब ये 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस क्रम में भारत आईं? अभी तक वो सिर्फ यूरोप में थीं। तो भारत आने वाली जो पहली यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है वो है पुर्तगाली। कौन सी है? पुर्तगाली। और ये पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी भारत आ गई 1498 ईस्वी में। यानी भारत आने वाली पहली यूरोपीय व्यापारिक कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाल की। और दूसरे नंबर पर जो भारत आई वो है डच। और डच मित्रों 1605 ईस्वी में भारत आ गए। और तीसरे क्रम पर भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी है ब्रिटिश। मित्रों ब्रिटिश 1608 ईस्वी में भारत आ जाते हैं। कब? 1608 ईस्वी में। और उसके बाद मित्रों आते हैं डेन भारत में आए 1620 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। और मित्रों फ्रांसीसी भारत आते हैं 1668 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भारत आगमन का क्रम शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब इन 5 में से जो भी प्रश्न बने आप सही कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सबसे पहले आया या कौन सबसे बाद में आया, अथवा इनमें से कोई 4 दे दे और कहे कि इन्हें भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित करें, तो आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। बस आपको इतना ही करना है कि कौन सी व्यापारिक कंपनी किस वर्ष भारत आई, यह आपको याद होना चाहिए। आइए चलिए इसी प्रकार से ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत से कब वापस गईं, इसको भी हम एक टेबल के तहत देखते हैं। तो यहां हम देखेंगे भारत से वापस जाने का क्रम।
भारत से वापस जाने का क्रम, यानी कि सबसे पहले कौन भारत से वापस गया, उसके बाद फिर सबसे बाद में। तो मित्रों, भारत से वापस जाने में पहला नंबर है डेन यानी डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी। डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी 1745 ईस्वी में भारत से वापस चली जाती है। और दूसरे नंबर पर मित्रों डच जाते हैं। डच 1759 में भारत से वापस चले जाते हैं। उसके बाद जाते हैं ब्रिटिश। मित्रों ब्रिटिश जाते हैं 1947 ईस्वी में। उसके बाद गए फ्रांसीसी। और मित्रों फ्रांसीसी भारत से वापस जाते हैं 1954 में। और सबसे लास्ट में जाते हैं पुर्तगाली। और पुर्तगाली भारत से वापस जाते हैं 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से यह भारत से वापस जाने का क्रम है। बातें आपके समझ में आ गई होंगी। एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से कौन सर्वप्रथम आई तथा सबसे बाद में गई, तो उसका उत्तर है पुर्तगाली। आइए मित्रों, अब हम लोग एक एक व्यापारिक कंपनी के संदर्भ में पर्टिकुलर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मित्रों हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के संदर्भ। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के संदर्भ। ठीक है मित्रों, पुर्तगाल के लोगों ने भारत तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1498 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। और मित्रों उस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगाल में भारत के साथ व्यापार करने हेतु स्थापित व्यापारिक कंपनी का क्या नाम था, तो उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। ठीक है मित्रों, इस व्यापारिक कंपनी ने ये सोचा कि भारत के साथ कैसे व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाएं। अब इस व्यापारिक कंपनी के एक सदस्य थे वास्को डी गामा। मित्रों वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था और यह प्रथम यूरोपीय है जिसने जल मार्ग से भारत की खोज की। जल मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा है। मित्रों वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए अफ्रीका द्वीप के केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचा। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचा। वहां गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल मनीक से उसकी मुलाकात हुई। वास्को डी गामा ने अब्दुल मनीक से ये जानकारी लेना चाहा कि भैया भारत जाने का जल मार्ग से रास्ता क्या है। तो इसी अब्दुल मनीक के पथ प्रदर्शन में
केप ऑफ गुड होप नामक स्थान से वास्को डी गामा आगे की यात्रा भारत के लिए आरंभ की। और मित्रों, इस अब्दुल मनीक के बताए रास्ते के अनुसार 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। मित्रों, ये कालीकट वर्तमान समय में केरल राज्य में। मित्रों, इस प्रकार से जल मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा कुल 3 माह तक समुद्री मार्ग से जल यात्रा की। कितने माह तक? 3 माह। और 3 माह की यात्रा के पश्चात अपनी व्यापारिक नौका लेकर भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। मित्रों, कालीकट बंदरगाह पर पहले से ही अरब व्यापारी मौजूद थे। अरब जगत के व्यापारी, अरब व्यापारी मौजूद थे। अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया। अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया। लेकिन मित्रों, ये जो कालीकट बंदरगाह था, ये राजा जमोरिन के अधिकार क्षेत्र में आता था। किसके? राजा जमोरिन। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, कालीकट के राजा कौन थे? तो उस समय कालीकट के राजा जमोरिन थे। राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, अरब व्यापारियों को हिदायत दिया, चेतावनी दी कि कोई भी अरब व्यापारी वास्को डी गामा को किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। वास्को डी गामा को जमोरिन ने संरक्षण प्रदान किया और उससे पूछा कि भैया यहां क्या करने आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? वास्को डी गामा का कहना था कि मैं एक व्यापारी हूं, व्यापारिक उद्देश्यों से आया हूं, मुझे व्यापारिक वस्तुएं चाहिए, उसके बदले में स्वर्ण मुद्राओं के रूप में आपको पेमेंट करूंगा। यानी हम आपके यहां से वस्तुएं खरीदेंगे, उन वस्तुओं का मूल्य स्वर्ण सिक्कों के रूप में हम अदा करेंगे। और मित्रों, वास्को डी गामा लगभग 6 माह तक भारत में रहा और भारत से अपने आवश्यकता की वस्तुएं परचेज किया। सारी वस्तुएं अपनी जहाज में लादा और लेकर पुर्तगाल गया। ठीक है मित्रों, पुर्तगाल जाकर जब उसने इन व्यापारिक वस्तुओं को पुर्तगाल के मार्केट में बेचा, तो सारा खर्च काटने के बाद इस व्यापारिक कंपनी को 800% का लाभ हुआ। यानी कि इस प्रथम यात्रा के दौरान ही वास्को डी गामा भारत से जो वस्तुएं लेकर गया, सारा खर्च काटने के पश्चात उसे 800% का लाभ हुआ। अब जैसे पुर्तगाल में आग लग गई हो कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध को तीव्रता के साथ बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के साथ किया गया व्यापार बहुत ही लाभदायी है। ठीक। अब मित्रों, जो द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक मंडल भारत आया, वो कब आया? 1499 ईस्वी में।
तो भारत में द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक मंडल कब आया? 1499 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में। आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या होता है कि द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक मंडल भारत कब तथा किसके नेतृत्व में आया? तो द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक मंडल 1499 ईस्वी में अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में भारत आया। ठीक है मित्रों, तीसरा व्यापारिक मंडल 1500 ईस्वी में आया और इस बार का नेतृत्व वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। अब मित्रों, पुर्तगाल के लोगों ने यह सोचा कि आना जाना ऐसे लगा रहेगा, इससे हमें भारत में अस्थायित्व नहीं मिलेगा, हमें भारत में कुछ अस्थायी कार्य करना चाहिए, अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करना चाहिए। तो मित्रों, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब तथा कहां स्थापित की? तो भैया देखो, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में, कब? 1503 ईस्वी में कोचीन में, कोचीन भी आपके केरल राज्य में पड़ता है, कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। इसे हिंदी में कारखाना भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? तो कोचीन में। कब? 1503 ईस्वी में। अब सवाल ये उठता कि ये फैक्ट्री क्या थी? क्या यहां कोई उत्पादन किया जाता था? तो नो, यहां कोई उत्पादन नहीं होता था। ये एक प्रकार से व्यापारिक कंपनी जहां अपना ऑफिशियल वर्क करती थी। ऑफिशियल वर्क जिस बिल्डिंग में किया जाता था उसे चारों तरफ से सुरक्षा गार्डों से सुरक्षित कर दिया जाता था, उसी को भैया फैक्ट्री या कारखाना कहा जाता था। अब मित्रों, पुर्तगालियों ने सोचा कि भारत में हमें अपने गवर्नर भी अपॉइंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गवर्नर भी नियुक्त करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि प्रथम गवर्नर कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो मित्रों, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्य करता है। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो मित्रों, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है मित्रों, इस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक नीति अपनाई थी जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। इसे हिंदी में शांत जल की नीति कहा जाता है। शांत जल की नीति कहा जाता है। इसका मतलब यह है, पुर्तगालियों का यह मानना था, वो भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, कि हम शांतिपूर्वक
जल मार्ग से अपना व्यापार करेंगे, जल मार्ग को मजबूत करेंगे, अपने जल मार्ग पर किसी अन्य व्यापारिक कंपनी को जाने नहीं देंगे, हम राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। ठीक है मित्रों, जो द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर भारत आया उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भैया भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। मित्रों, इसने कोचीन को राजधानी बनाया, कोचीन को राजधानी बनाया। ये पुर्तगालियों की भारत में स्थापित प्रथम राजधानी थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों की भारत में प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो पुर्तगालियों की भारत में प्रथम राजधानी कोचीन थी। मित्रों, इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान फिर से एक बार देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल खां को पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया। आप लोगों से यह प्रश्न बहुतायत में पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को जीता। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कब जीता? 1510 ईस्वी में। किससे जीता? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल खां से। मित्रों, इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारत में अस्थायी रूप से बस जाने के लिए प्रेरित किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वह भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करें, ताकि उनका परिवार जब यहां रहेगा तो उनका मन भारत में लगेगा, बार बार पुर्तगाल वापस नहीं जाएंगे। भारत में उनकी नातेदारी, रिश्तेदारी बढ़ेगी, इसलिए धीरे धीरे पुर्तगालियों की भारतीय समाज में स्वीकार्यता बढ़ेगी। मित्रों, इस अल्बुकर्क ने अपने अधिकार वाले क्षेत्रों में भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। यह प्रथम यूरोपीय है जिसने फूट डालो और राज करो की नीति को लागू किया। हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से भड़काया, लड़ाया।
तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, फूट डालो और राज करो की नीति लागू करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है मित्रों, इसके बाद जो भारत में पुर्तगाली गवर्नर बना उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, वो ये कि इसने 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाया। और मित्रों गोवा 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों की भारत में राजधानी बना रहा। ठीक है मित्रों, ये जो पुर्तगाली थे इनकी समुद्री शक्ति यानी नौ सैन्य शक्ति बहुत अधिक मजबूत थी, इसलिए पुर्तगाली अपने आप को समुद्र के स्वामी कहते थे। क्या कहते थे? समुद्र के स्वामी कहते थे। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से कौन स्वयं को समुद्र के स्वामी कहती थी? तो पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी, और पुर्तगाल के लोग स्वयं को समुद्र के स्वामी कहते थे। मित्रों, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी भारत से मुख्यतः मसालों का व्यापार करती थी। किसका? मसालों का व्यापार करती थी। ये भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। मित्रों, पुर्तगालियों की भारत को ढेर सारी देन भी है। जैसे पुर्तगाली भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। भारत में तंबाकू की खेती, आलू की खेती, लीची की खेती, पपीता की खेती, मूंगफली की खेती, लीची की खेती, इन सारे चीजों की खेती, जिसमें से तंबाकू आपसे बहुत अधिक पूछा जाता है। तो एक बार फिर से आप जान लें, भारत में तंबाकू की खेती, आलू, लीची, मूंगफली, पपीता इत्यादि की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। यह प्रश्न खूब पूछा गया है कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। तो तंबाकू ही नहीं, आलू, लीची, मूंगफली और पपीता भी भारत में कौन ले आया? पुर्तगाली ले आए। मित्रों, पुर्तगालियों ने गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत की। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत की। दरअसल मित्रों, बिल्डिंग निर्माण की एक शैली है, गोथिक स्थापत्य कला शैली उसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत भारत में पुर्तगालियों द्वारा की गई। मित्रों, ये जो पुर्तगाली थे, भारत से इनका पतन क्यों हुआ? तो मित्रों, इसके पीछे मुख्य कारण है कि इनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति। ये धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु थे, तो धार्मिक दृष्टि से इनकी असहिष्णुता की नीति भारत से इनके पतन का मुख्य कारण थी। ठीक है, तो मित्रों, ये हमने आपके साथ पुर्तगालियों के संदर्भ में चर्चा किया। आइए अब हम लोग डच व्यापारिक कंपनी के संदर्भ में चर्चा करें। अब हम लोग किसके संदर्भ में चर्चा करेंगे? डच व्यापारिक कंपनी के संदर्भ में चर्चा करेंगे।
भारत आने वाली दूसरी व्यापारिक कंपनी कौन सी थी? डच। मित्रों, डच का मतलब वर्तमान समय के यूरोप के नीदरलैंड देश से है। नीदरलैंड देश से है। इसी को मध्यकाल में डचलैंड या डच कहा जाता था। मित्रों, डचों ने भारत तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1602 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। 1602 ईस्वी में। और मित्रों, उस कंपनी का नाम था बेरिंगदे ओस्त इंडसे कंपनी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक कंपनी का क्या नाम था, तो आपको उसका उत्तर देना चाहिए बेरिंगदे ओस्त इंडसे कंपनी। ठीक है मित्रों, डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में, कहा? मसूलीपट्टम में ये मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में है। अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है डचों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित किया था, तो मसूलीपट्टम में। कब? 1605 ईस्वी में। मित्रों, डचों ने 1610 ईस्वी में पुलिकट को अपनी राजधानी बनाया। पुलिकट। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है डचों की राजधानी कहां थी, तो डचों ने 1610 ईस्वी में पुलिकट को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है मित्रों, डचों ने 1627 ईस्वी में बंगाल के पीपली नामक स्थान पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कहां? पीपली नामक स्थान पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो कि मित्रों डचों द्वारा बंगाल में स्थापित की गई प्रथम व्यापारिक केंद्र था, प्रथम फैक्ट्री थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है डचों ने बंगाल की अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था, तो पीपली नामक स्थान पर स्थापित किया था। ठीक है मित्रों, डच भारत से मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। किसका? सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाता है डच भारत से मुख्यतः किसका व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। अगली बात मित्रों, डच भारत में पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का की शुरुआत की। पैगोडा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के की शुरुआत किसने किया था, तो पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत डचों ने किया था। मित्रों, हम आपको बताएं कब? 1759 ईस्वी में बेदारा का युद्ध हुआ। बेदारा का युद्ध। और मित्रों, बेदारा का यह युद्ध डचों
और अंग्रेजों के बीच हुआ, ब्रिटिश के बीच हुआ। और मित्रों, इस युद्ध में डचों की पराजय हुई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने डचों के व्यापारिक केंद्रों पर अधिकार करके डचों को भारत से बाहर खदेड़ दिया। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, बेदारा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था। बेदारा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? डचों तथा ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के मध्य। मित्रों, इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके उनके भारतीय व्यापारिक केंद्रों पर अधिकार करके उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया। ठीक है, आइए मित्रों, अब हम लोग ब्रिटिश पर चर्चा करें। किसके संदर्भ में? अब हम लोग ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी पर चर्चा करेंगे। मित्रों, ब्रिटेन के, विशेष करके लंदन के, कहां के? लंदन के व्यापारियों ने अपनी निजी पूंजी लगाकर 1600 ईस्वी में भारत तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। उसका नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन trading into the ईस्ट इंडीज। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्थापित व्यापारिक कंपनी का क्या नाम था? तो उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। मित्रों, यह एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। यानी यह एक प्राइवेट व्यापारिक कंपनी थी, इसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। लंदन के व्यापारियों ने अपनी व्यक्तिगत पूंजी लगाकर इस व्यापारिक कंपनी की स्थापना किया था। मित्रों, इस व्यापारिक कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। इसका एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और मित्रों, इस व्यापारिक कंपनी की स्थापना के समय भारत पर मुगल बादशाह अकबर महान का शासन था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जिस समय ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन पर किसका शासन था? तो ब्रिटेन पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। और यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि उस समय भारत पर किसका शासन था, तो मुगल बादशाह अकबर महान का शासन था। मित्रों, एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी को 15 वर्षों हेतु, 15 वर्ष के लिए व्यापारिक
एकाधिकार पत्र सौंपा। इसका अर्थ समझिए, इसका मतलब यह है कि अगले 15 वर्षों तक ब्रिटेन में स्थापित कोई अन्य व्यापारिक कंपनी भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी। सिर्फ यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। ठीक है। अब मित्रों 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने इस व्यापारिक एकाधिकार को शाश्वत बना दिया गया। शाश्वत का मतलब फॉरएवर, यानी अब आगे अनंत काल तक भारत तथा अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के साथ, भारत तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष तथा किस ब्रिटिश शासक ने शाश्वत रूप से हमेशा के लिए व्यापारिक एकाधिकार पत्र प्रदान किया था, तो उसका उत्तर है 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने। इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश संसद जब चाहेगी 3 वर्षों की पूर्व सूचना पर इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सकती है। तो अब आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। अब ये 1609 ईस्वी में तो शाश्वत रूप से व्यापारिक एकाधिकार पत्र प्रदान किया गया था। अब हमें यह देखना है कि किस वर्ष ये व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। तो हम आपको बताएं, ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया। ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया। मित्रों, इसी एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, इसका मतलब यह है कि अब ब्रिटेन में स्थापित अन्य व्यापारिक कंपनियां भी भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार कर सकेंगी। लेकिन अब भी थोड़ा सा कंपनी का एकाधिकार बना रहा, यानी कि चीन देश के साथ और चाय के व्यापार पर अब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। यानी यदि चीन के साथ व्यापार की बात आएगी और चाय के व्यापार की बात आएगी तो अब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही चीन देश तथा चाय का व्यापार कर सकेगी। अन्य ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियां चीन के साथ और चाय का व्यापार नहीं करेंगी। अब मित्रों, ब्रिटिश संसद द्वारा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया। मित्रों, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी अब ये जो चीन और चाय का व्यापार था, ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार से चला गया। तो 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि किस अधिनियम अथवा किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया।
तो मित्रों 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत अथवा 1813 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जब प्रश्न ये पूछता है कि किस वर्ष अथवा किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया, तब हम उत्तर करते हैं कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो आइए मित्रों, अब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित अन्य मुद्दों पर, अन्य विषयों पर चर्चा करें। मित्रों, अब हम आपको बताएं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1608 ईस्वी में भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहां? सूरत में। सूरत आपके गुजरात राज्य में है, प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब तथा कहां स्थापित की? तो 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। ठीक है। अब इसी के समय यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? तो उस समय मित्रों भारत के मुगल बादशाह जहांगीर थे। भारत के मुगल बादशाह जहांगीर थे। मित्रों, हम आपको बताएं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभ में नारा था कि भूभाग नहीं, भूभाग नहीं अपितु सिर्फ व्यापार। आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस व्यापारिक कंपनी का आरंभिक नारा था? भूभाग नहीं अपितु सिर्फ व्यापार। तो उसका उत्तर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका अपना मानना था कि हम भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं अपितु सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापारिक विस्तार ही करेंगे। मित्रों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की वो 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टम में। कहां? मसूलीपट्टम में। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित की? मसूलीपट्टम में 1611 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात है वो है 1632 ईस्वी से जुड़ी हुई। 1632 ईस्वी में, तो 1632 ईस्वी में मित्रों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान प्राप्त हुआ। गोल्डन फरमान, इसे हिंदी में कहते हैं सुनहरा फरमान। अब यह सुनहरा फरमान किसने जारी किया था? तो यह सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला खान ने जारी किया था। और ये क्या था? सबसे पहले तो यही जानिए कि सुनहरा फरमान या गोल्डन फरमान किसे प्राप्त हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था। किसने जारी किया था? तो गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला खान ने जारी किया था। इस फरमान में क्या कहा गया था? तो इस फरमान में मित्रों कहा गया था कि 500 पैगोडा, हमने अभी आपको बताया था डचों ने भारत में पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के की शुरुआत की थी।
कहा गया था कि 500 पैगोडा वार्षिक शुल्क अदा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर कर मुक्त व्यापार कर सकेगी। यानी कि 500 पैगोडा प्रतिवर्ष अदा करे, गोलकुंडा राज्य के भीतर जितने बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों पर 1 वर्ष तक बिना कोई टैक्स, बिना कोई व्यापारिक कर अदा किए यह व्यापारिक कंपनी गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर व्यापार कर सकती थी। इसी को मित्रों गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान कहा जाता है। मित्रों, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में अगला जो महत्वपूर्ण वर्ष है वो है 1639 ईस्वी। 1639 ईस्वी। तो भैया 1639 ईस्वी में ऐसी महत्वपूर्ण बात क्या हुई? तो मित्रों 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे फ्रांसिस डे। क्या नाम था उनका? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने मित्रों चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टा पर लिया। ठीक है, इस मद्रास शहर को पट्टे पर ले लिया, यानी कि मद्रास शहर का जो भू क्षेत्र है उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी कर सकती है। और मित्रों इस जो भूभाग था मद्रास का उसके ऊपर एक किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया और उसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये एक प्रकार सा एक नगर था। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि किसने तथा कब मद्रास को पट्टे पर लिया? तो अंग्रेज कंपनी के अधिकारी फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और मित्रों उसी जमीन पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक नगर की स्थापना की। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मित्रों अगला जो महत्वपूर्ण वर्ष है इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में वो है 1651 ईस्वी। तो मित्रों 1651 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे ब्रिजमैन। मित्रों ब्रिजमैन ने बंगाल की अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने बंगाल की अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? तो बंगाल की अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित किया था। कब स्थापित किया? 1651 ईस्वी में। कहां किसने स्थापित किया? ब्रिजमैन ने स्थापित किया। ठीक है मित्रों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण वर्ष है वो है 1661 ईस्वी। ठीक है मित्रों 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। कौन? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय ब्रिटिश राजकुमार थे।
मित्रों, इनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी। एक बार आप लोग इसे फिर से देख लें। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। अब भैया, पुर्तगालियों ने राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बंबई द्वीप दहेज में दिया। बंबई एक द्वीप है, ठीक है, इसे दहेज में दिया। तो अब ये चार्ल्स द्वितीय को बंबई द्वीप मिल गया। और मित्रों, चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में इस बंबई द्वीप को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। तो बंबई द्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में कब आया? 1668 ईस्वी में आया। कैसे आया? किराए पर मिला इन्हें। किराए पर किसने दिया? चार्ल्स द्वितीय ने दिया। कितना किराया था? 10 पाउंड वार्षिक। अब चार्ल्स द्वितीय को बंबई द्वीप कैसे मिला था? तो दहेज के रूप में मिला था। कारण कि उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में राजकुमार को बंबई द्वीप दिया था। ठीक है, आइए मित्रों, अब हम लोग अगले मुद्दे पर देखें। तो देखिए, अब इसके बाद घटना होती है 1698 ईस्वी की। कब? 1698 ईस्वी की। 1698 ईस्वी में मित्रों, बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शान। क्या नाम था? अजीम उस शान। ठीक, मित्रों, अजीम उस शान से एक उस समय ब्रिटिश अधिकारी था जॉब चारनॉक। अंग्रेज अधिकारी था जॉब चारनॉक। उसने मित्रों 3 गांव खरीदा। 3 गांव। उस गांव का नाम क्या था? गोविंदपुर, कालिकाता और सूतानाती। ये 3 गांव थे। ठीक है, और मित्रों उसने ये तीनों गांव 1200 रुपए में परचेज किया, खरीदा। तो बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान से अंग्रेज अधिकारी जॉब चारनाक ने गोविंदपुर, कालिकाता तथा सूतानाती नापक 3 गांव 1200 रुपए में खरीदा। और मित्रों इन्हीं तीनों गांवों के ऊपर एक किलाबंद नगर की स्थापना किया और उसका नाम रखा फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। मित्रों इसी फोर्ट विलियम को आगे चलकर कलकत्ता कहा जाने लगा। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसने किया था? तो फोर्ट विलियम की स्थापना अंग्रेज अधिकारी जॉब चारनॉक ने किया था। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है फोर्ट विलियम भारत के किस राज्य में है? तो फोर्ट विलियम वर्तमान समय में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। आखिर वहीं तो कोलकाता नगर है।
ठीक है। अब मित्रों इस फोर्ट विलियम को 1700 ईस्वी में, कब? 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कौन था? तो प्रथम प्रेसिडेंसी नगर फोर्ट विलियम था। इसकी स्थापना कब की गई प्रेसिडेंसी नगर की? 1700 ईस्वी में। और मित्रों इसका प्रथम प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। मित्रों इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण वर्ष है वो है 1717 ईस्वी। तो 1717 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ? तो मित्रों 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में एक फरमान जारी किया। एक फरमान का मतलब राजाज्ञा, फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3000 रुपए वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार कर सकेगी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है 1717 ईस्वी का फरमान जो कि मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा जारी किया गया था, किसके पक्ष में था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में था। इसमें क्या कहा गया था? कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3000 रुपए वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार कर सकेगी। ठीक है मित्रों, एक इतिहासकार हुए हैं ऑर्म। क्या नाम है? इतिहासकार ऑर्म। इतिहासकार ऑर्म ने इस 1717 ईस्वी के फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार पत्र। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि किस फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1717 ईस्वी का फरमान, जिसे मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने जारी किया था। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है 1717 ईस्वी के फरमान को किस इतिहासकार ने कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है? तो इतिहासकार ऑर्म ने। ठीक है, तो मित्रों यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संदर्भ में जो आरंभिक 3 व्यापारिक कंपनियों के संदर्भ में हमें चर्चा करना था, उसको हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष दोनों व्यापारिक कंपनियों के संदर्भ में हम आपके साथ चर्चा जस्ट इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें करेंगे। तो तब तक के लिए मित्रों हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।